नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ जन आंदोलनों का उदय का ये दूसरा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दलित पैंथर्स की। तो विद्यार्थियों, दलित पैंथर्स के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि दलित पैंथर्स के लिए मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल की इस कविता को आपने पढ़ा, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया था। नामदेव ढसाल की ये कविता जो सदियों तक सफर किया उन लोगों ने सूरज की तरफ पीठ किए, लेकिन अब हमें कहना है न अंधेरे की इस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतरना है बोझ उनकी पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए ही बिखरा था हमारा लहू और बदले में यह मिला खाने को पत्थर, लेकिन अब हमें ढानी ही होगी यह इमारत जो चूम रही आकाश को। हजारों बरस बाद मिला हमें वह सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। अब हाँ, अब सूरजमुखी की तरफ हमें भी घुमाना ही होगा मुख अपना सूरज की तरफ। तो ये कविता हमने पढ़ी विद्यार्थियों, और इस बात को आप जानते हैं कि इस कविता में आए अंधेरे की पथ यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा गया, या उसका क्या अर्थ है। अंधेरे की पथ यात्रा से संकेत दलित समुदाय की ओर किया गया है, और इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरता पूर्वक जातिगत अन्याय को भुगता है, और कभी इन्हें इस समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित करने के लिए सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर पद का प्रयोग किया। महाराष्ट्र के दलित कवियों ने 70 के दशक में ऐसी अनेक कविताएं लिखी थी विद्यार्थियों। आजादी के 20 साल बाद भी दलित समुदाय को पीड़ा के अनुभवों से गुजरना पड़ रहा था, और उनकी इस पीड़ा तथा आक्रोश की अभिव्यक्ति इन कविताओं में हुई। बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था, एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से उसने गढ़ा। आप सामाजिक आर्थिक बदलावों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के उनके जुझारू संघर्ष की बातों को जान चुके हैं, और ऐसे में आश्चर्य नहीं विद्यार्थियों कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। उदय की बात करें तो 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई। इनमें ज्यादातर शहरों की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना, और आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह की भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों का कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून भी बनाए थे, और मौलिक अधिकारों में भी हमें अस्पृश्यता निषेध का अधिकार दिया गया है। और इसके बावजूद विद्यार्थियों, पुराने जमाने में जिन जातियों को अछूत माना गया था, उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। दलितों की बस्तियां मुख्य गांव से अब भी दूर होती थी, और दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, और जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही थी। और दूसरी तरफ विद्यार्थियों, दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे, जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रही थी। ये पार्टियां हाशिए पर रहती थी, और चुनाव जीतने के लिए इन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था। ये पार्टियां लगातार टूट की भी शिकार हो रही थी, और इन वजहों से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता भी अपनाया। विद्यार्थियों, ये कार्टून देखिए, कितना बड़ा व्यंग किया गया है इसमें। क्या दलितों की स्थिति इसके बाद से ज्यादा बदल गई थी? दलितों पर अत्याचार की घटनाओं के बारे में मैं रोजाना सुनती हूँ, और क्या यह आंदोलन असफल रहा, या यह पूरे समाज की असफलता है? तो विद्यार्थियों, यह आंदोलन होने के बावजूद भी आज भी हम दलितों के साथ अत्याचार की घटनाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते भी हैं, लेकिन इस प्रकार की
जातियां, इस प्रकार का अपमान, उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव आज भी विद्यमान है, आज भी खत्म नहीं हुआ है। इस चित्र को देखिए, रंग भेद यानी अलगाव जातिगत भेदभाव की सरकारी नीति का द्योतक है और जो 20वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित था, और इससे यहाँ अप्रत्यक्ष रंग भेद क्यों कहा गया। क्या इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं? ये देखिए आप, ये रंग भेद की नीति के आधार पर ही देखिए आप कितना जुल्म किया जा रहा है इन छोटे बच्चों को के साथ भी। गतिविधि, महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य मुख्य गतिविधि थी। दलित पैंथर्स तथा इसके समधर्मा संगठनों ने समधर्मा संगठन मतलब इनके जैसे ही संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया, और इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया, और इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी किया गया। दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना और भूमिहीन, गरीब, किसान, शहरी, औद्योगिक मजदूर, दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। इस आंदोलन से पढ़े लिखे दलित युवकों को एक मंच मिला जहां वे अपनी सर्जनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज बनाकर कर सकते थे। इस दौर में अनेक आत्मकथाएं तथा अन्य साहित्य रचनाएं प्रकाशित हुई, और इन रचनाओं में दलित लेखकों ने जाति प्रथा की क्रूरता की जबरदस्त मुखालफत की। भारतीय समाज के सबसे दबे कुचले तबके के जीवन के अनुभव इन रचनाओं में दर्ज थे, और इन रचनाओं से मराठी भाषा के साहित्य में जबरदस्त हिलोर उठी। साहित्य का दायरा अब ज्यादा विस्तृत होता चला था, और उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की नुमाइंदगी हुई, और संस्कृति के धरातल पर एक टकराहट की शुरुआत हो चुकी थी। आपातकाल के बाद के दौर में भी दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते किए, और इसमें कई विभाजन भी हुए विद्यार्थियों, और यह संगठन राजनीतिक पतन का शिकार हो चुका था। बैकवर्ड एंड मॉनेटरी एम्प्लॉयर्स फेडरेशन बामसेफ ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं ऐसे ही जन आंदोलन जिसे भारतीय किसान यूनियन कहा जाता है। भारतीय किसान यूनियन 70 के दशक में भारतीय समाज में कई तरह के असंतोष पैदा हुए, और यहाँ तक कि समाज के जिन तबकों का विकास प्रक्रिया में कुछ लाभ हुआ था, उनमें भी सरकार और राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी थी। 80 के दशक का कृषक संघर्ष इसका एक उदाहरण है, जब अपेक्षाकृत धनी किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। उदय, 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हो चुके थे, और ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। किसान जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डेरा डाले रहे, और इसके बाद इनकी मांग मान ली गई, और किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था। जिन दिनों वे धरने पर बैठे थे, उन दिनों आसपास के गांवों में उन्हें निरंतर राशन पानी मिलता रहा, और मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति का, या कहें कि काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन भी माना गया। धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के सदस्य थे, और बीकेयू पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। यह 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में से एक था। तीसरे अध्याय में भी आपने ये पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई थी, तो 1960 के दशक के अंतिम सालों में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होना शुरू हो चुका था, और इसके बाद के सालों में इन इलाकों में गन्ना और गेहूं मुख्य नकदी फसलें बने। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए, और इस क्रम में नकदी फसल के बाजार को संकट का सामना भी करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन के गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाने, समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने, और किसानों के बकाया कर्ज माफ करने, और किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की बहुत सी मांगे रखी गई। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन बीकेयू, देखिए एक रैली, इसी प्रकार की रैली, इसी प्रकार का आंदोलन अभी वर्तमान समय भी हम देख सकते हैं, लेकिन इस समय की मांग और उस समय की मांग में अंतर है। भारतीय किसान यूनियन ने पहले जब ये मांग की थी, तो गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की बात की थी, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों की बात की थी कि उनको हटाया जाए, और समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने की बात की थी, और किसानों ने के बकाया कर्ज माफ करने की बात की थी, और किसानों के लिए पेंशन के प्रावधान करने की भी मांग की गई थी।
ऐसी मांगे देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई थी। विद्यार्थियों और महाराष्ट्र के क्षेत्रकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ भारत यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करार दिया। हमने तीसरे अध्याय में भी ये बात पढ़ी थी, विद्यार्थियों की भारत में अपनाए गए विकास के मॉडल से जुड़े विवादों में कृषि बनाम उद्योग का विवाद भी बहुत प्रमुख था और यही विवाद 80 के दशक में एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और जब उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र पर खतरे मंडराने लगे थे। विशेषताओं की बात करें हम, पहले इस कार्टून को देख लें कि कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मैं किसान बनना चाहता हूं। क्या हमें अपने देश के किसानों की जरूरत नहीं है? ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है विद्यार्थियों, क्योंकि आज का युवा वर्ग हो चाहे कोई भी आज किसान नहीं बनना चाहता। वह शहरीकरण की तरफ, औद्योगिकरण की तरफ, मशीनीकरण की तरफ भाग रहा है और सिर्फ वह एक ऐसी नौकरी और एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा उद्योग में लगना चाहता है जिससे कि उसे महीने की तनख्वाह या महीने का वेतन उसे मिलता रहे और किसी प्रकार की, क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयां किसानों को झेलनी पड़ती हैं, प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ता है, बहुत सी समस्याओं को झेलना पड़ता है। लेकिन क्या हम बिना किसानों के रह सकते हैं? क्या हम बिना किसानों के द्वारा अपना जीवन यापन कर सकते हैं? हम अपनी जरूरत की चीजों को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विशेषताओं को देखें तो सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के क्रम में बीकेयू ने रैली, धरना प्रदर्शन, जेल भरो अभियान का सहारा भी लिया। इन कार्यवाहियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों के गांवों के हजारों हजार, कभी कभी तो 1 लाख से भी ज्यादा किसानों ने भाग लिया। पूरे 80 के दशक पर बीकेयू ने राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों पर इन किसानों की विशाल रैली आयोजित की। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीकेयू ने रैली का आयोजन किया और इस लामबंदी का एक नया पक्ष यह था कि इसमें किसानों के जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया था। बीकेयू के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे और इस संगठन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने की जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का भी उपयोग किया। जाति पंचायत मतलब एक तरह की जाति को एकजुट करना यानी लामबंद करना जाति पंचायत कहलाती है। और किसी औपचारिक सांगठनिक ढांचे के अभाव के बावजूद बीकेयू अपने को लंबे समय तक कायम रख सका, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था और बीकेयू के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे। इन्हीं के सहारे बीकेयू की गतिविधियां भी संचालित होती थी और 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक बीकेयू ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा था और यह अपने सदस्यों की संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों का साथ लेकर अपनी कुछ मांगे मनवाने में भी सफलता पाई थी। इस अर्थ में किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन बना था और इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मोल भाव की क्षमता का भी हाथ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था और खेती को अपनी जीविका का आधार बनाने वाले अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत बीकेयू जैसे संगठनों के सदस्य बाजार के लिए नकदी फसल उपजाते थे और बीकेयू के समान राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए जिनका क्षेत्र की चुनावी राजनीति से रसूख था, मतलब क्षेत्र की राजनीति से पूरा संबंध था। और महाराष्ट्र के कोई क्षेत्रकारी संगठन और कर्नाटक का रैयत संघ ऐसे किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बीकेयू कृषि को डब्ल्यूटीओ से बाहर रखे सरकार। देखिए, मैसूर 15 फरवरी कार्यालय संवाददाता तक की बात है ये कि भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए तो देश को इसके सामाजिक आर्थिक परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत और इसकी राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक एम युद्धवीर सिंह ने आज यह एक प्रेस सम्मेलन में जताया कि अगर भारत विश्व व्यापार संगठन के कायदे कानूनों को मान लेता है तो इसके लिए खतरनाक होगा। विश्व व्यापार संगठन के अगले दौर की बैठक नवंबर में हांगकांग में होने वाली थी और नेताओं ने कहा कि सरकार पर दबाव डालने के लिए आगामी 17 मार्च को नई दिल्ली में रैली निकाली जाएगी ताकि सरकार खेती से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के कानूनों के आगे घुटने नहीं टेके। रैली में देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 5 लाख किसानों के आने की उम्मीद है और रैली के बाद बीकेयू पूरे देश में विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। यह द हिंदू में
16 फरवरी 2005 में कार्यालय संवाददाता के तहत कहा गया था। ये आप ये देखिए, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। क्या आप जानते हैं कि मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अपने देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटीय इलाकों में देशी मछुआरा समुदायों के हजारों हजार परिवार मछली मारने के पेशे में से संबंधित हैं, संलग्न मतलब संबंधित हैं। और सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आखेट और भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम टाउलिंग जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी थी, तो मछुआरों के जीवन और आजीविका के आगे संकट आ खड़ा हुआ था। पूरे 70 और 80 के दशक के दौरान मछुआरों के स्थानीय स्तर के संगठन अपनी आजीविका के मसले पर राज्य सरकारों से लड़ते रहे। चूंकि मत्स्य आखेट राज्य सूची का विषय है, इसलिए मछुआरे ज्यादातर क्षेत्रीय स्तर पर ही लामबंद हुए। 1980 के दशक के मध्यवर्ती चुनाव वर्षों में आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई और बाध्य होकर मछुआरों की स्थानीय संगठनों ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया और इसका नाम नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF रखा गया। केरल के मछुआरों ने अपने हम पेशा साथियों को लामबंद करने की मुख्य जिम्मेवारी संभाली और इसके अंतर्गत दूसरे राज्यों की हम पेशा महिलाओं को भी अपने साथ लामबंद करने का जिम्मा शामिल हुआ। और नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी और इसमें उसे सफलता भी मिली। इस क्रम में इसके कामकाज ने एक ठोस रूप धारण कर लिया था और NFF की ये लड़ाई सरकार के एक खास नीति के खिलाफ थी और केंद्र सरकार की इस नीति के अंतर्गत व्यावसायिक जहाजों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाजत दी गई थी। इस नीति के कारण अब बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए भी इस क्षेत्र के दरवाजे खुल चुके थे और पूरे 1990 के दशक में NFF ने केंद्र सरकार के साथ अनेक कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी और सार्वजनिक संघर्ष किया। इस मंच ने उन लोगों के हितों की रक्षा के प्रयास किए जो अपने जीवन यापन के लिए मछली मारने के पेशे से जुड़े हुए थे, न कि उनके जो इस क्षेत्र में महज लाभ के लिए निवेश करते हैं। सन 2002 की जुलाई में NFF ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और हड़ताल का यह आह्वान विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछली मारने के लाइसेंस जारी करने के विरोध में किया गया था। NFF ने पारिस्थितिकी की रक्षा और मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए विश्व भर के समधर्मा संगठनों के साथ हाथ मिला लिया, मतलब इनके जैसे ही विभिन्न संगठनों के साथ हाथ मिला लिया और इस प्रकार से यह मछुआरों का इनकी भी एक अपनी लड़ाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने NFF एक समुदाय बनाया, एक ऐसा संगठन बनाया जिसके आधार पर इन्होंने सभी साथियों को लामबंद करके मुख्य जिम्मेवारी संभाली और एक अपने लिए एक दिशा प्राप्त करी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में दलित पैंथर्स की गतिविधियों को हमने पढ़ा, भारतीय किसान यूनियन BKU की गतिविधियों को पढ़ा और इसी प्रकार से NFF जो मछुआरों के लिए, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम जो मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत जो है मछुआरों के संख्या के लिहाज से बहुत ही बड़ा भारत विश्व के अंतर्गत दूसरा स्थान भी रखता है और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा बॉटम टाउलिंग व्यवसायी जहाजों के गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाजत देने के उपरांत मछुआरों की आजीविका पर प्रश्न चिन्ह लग जाने के कारण इन्होंने यह NFF तैयार किया था, ये संगठन तैयार किया था और इससे NFF ने बहुत सी लड़ाइयां, कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी और पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण की रक्षा व मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने इन लड़ाइयों में काफी कुछ उन्हें लाभ भी मिला और विश्व के समधर्म संगठनों से भी इन्होंने हाथ मिलाया। और सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों ये है इस NFF की कि इसके अंतर्गत जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ पे दरवाजे खोल देना, कहने का मतलब यहाँ पे इस प्रकार से गहरे समुद्र से स्थापित विभिन्न प्रकार की फिशों को निकाल लेना या किसी भी खनिज पदार्थों को निकाल लेना, इस प्रकार का जब दिया गया, यह दरवाजे खोले गए तो उससे स्थिति यह हो जाती है कि ये जो रोजमर्रा के जो फिश वर्कर्स हैं उनके लिए आजीविका का संकट पैदा हो जाता है। इसीलिए इन्होंने NFF तैयार करके, एक संगठन तैयार करके अपनी लड़ाई को लड़ा। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपने यह दलित पैंथर्स और BKU और NFF जो हमने ये सामाजिक आंदोलन पढ़े, जन आंदोलन पढ़े, ये आपको समझ आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ताड़ी विरोधी आंदोलन पढ़ेंगे।
जानेंगे ताड़ी विरोधी और महिलाओं ने किस प्रकार से इस ताड़ी विरोधी आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज करी, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।